Hello, a very good morning to all of you. Welcome to my channel NG Medicals. In this video, we are going to see the liver cancer part 2. Liver cancer part 1 में हमने introduction, anatomy, physiology, definition of the liver, then types of the liver cancer and stages, TNM classification, etiological factors and पैथोफिजियोलॉजी डिस्कस की थी. नाउ वी आर गोइंग टू सी कि इसमें कौन कौन से सिम्टम्स आ रहे हैं. उन सिम्टम्स को पहचानने के लिए हमें कौन से डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन फॉलो करने हैं. साथ ही साथ कंफर्म होने के बाद किस टाइप की थेरेपी या ट्रीटमेंट देना है. फॉर एग्जाम्पल इम्यूनोथेरेपी, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, सर्जिकल मैनेजमेंट, नर्सिंग मैनेजमेंट, प्रिवेंशन एंड कॉम्प्लिकेशन. साथ ही साथ मैंने इसमें लिखा नहीं है बट न्यूट्रिशनल थेरेपी भी हम देखेंगे इसमें. ओके ठीक है. तो सबसे पहले लीवर हमारी बॉडी की सबसे मोस्ट सबसे बड़ी ग्लैंड होती है. उसका बहुत सारा काम है, जैसा कि आपको हेल्दी रखना, आपके ब्लड के अंदर टॉक्सिसिटी को कम करना, देन आपके अंदर मेटाबॉलिक सिस्टम के थ्रू उसके लिए काम करना, देन डाइजेशन में भी उसका बहुत बड़ा रोल होता है. ये सारी चीजें लीवर आपका करता है. अल्टीमेटली लीवर आपको हेल्दी रखने में हेल्प करता है. अगर उसमें कैंसर हो जाएगा तो उसको ठीक करने के लिए हम लोग को बहुत सारे एफर्ट्स डालने पड़ेंगे. तो कैंसर होने के बाद उसमें किस तरह के सिम्टम्स आते हैं ये देख लेते हैं. तो इसमें इन्होंने बताया हुआ है कि बहुत सारे सिम्टम्स प्राइमरी लीवर कैंसर में ही देखने को मिल जाते हैं. तो मैंने आपको बताया था कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी दो तरह के कैंसर होते हैं पिछले वीडियो में. प्राइमरी कैंसर वो जो डायरेक्ट लीवर के अंदर पैदा होता है. सेकेंडरी कैंसर वो जो दूसरे ऑर्गन में यानी कि लीवर के आसपास के ऑर्गन में होता है एंड वो शिफ्ट होकर के या मैलिग्नेंट होकर के लीवर के अंदर आ जाता है. ठीक है. तो इसमें बताया हुआ है कि जब प्राइमरी कैंसर होता है उसी टाइम पे अर्ली स्टेज पे ही लीवर अपने सिम्टम्स दिखाने लगता है. कौन कौन से सिम्टम्स दिखाएगा? फर्स्ट है वेट लॉस हो रहा है. कोई ट्राई करे चाहे ना करे, ऐसे तो आपने देखा होगा कि वेट लूज करना कितना टफ है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि विदाउट एफर्ट्स वेट अपने आप ही डिक्रीज हो रहा है. तो वेट क्यों डिक्रीज होगा? जब आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक से काम नहीं करेगा. क्यों? क्योंकि लीवर आपका अच्छे से डाइजेशन कराने में हेल्प करता है. जब आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे से काम नहीं करेगा, आप के अंदर जो है वो डाइजेशन प्रॉपर नहीं होगा, तो इस वजह से क्या हो रहा है कि आपको नोजिया वॉमिटिंग जैसी फीलिंग आएगी. क्यों? क्योंकि डाइजेशन अच्छे नहीं हो रहा है और एसिडिटी अंदर ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है. तो जब आप खा ही नहीं पाओगे तो आपका वेट लूज ऑटोमेटिकली होने लगेगा. लॉस ऑफ एपेटाइट. सो देखो भूख भी कम हो जाती है लगना. तो ये बहुत सिंपल सा है. आपको पता होगा कि जब बॉडी के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है या आपको फीवर भी आता है या कोई भी ऐसी बॉडी के अंदर एबनॉर्मेलिटीज आ जाती हैं तो आपकी भूख यानी कि आपकी हंगर जो है वो डिक्रीज हो जाती है. वो क्यों डिक्रीज हो जाती है? क्योंकि हमारे बॉडी का सिस्टम कुछ ऐसा है कि हमारा ब्रेन क्या करता है कि जहां पर भी इन्फेक्शन हो रखा है वो उस साइड पे ज्यादा ब्लड सप्लाई देने लगता है. अब आप सोचो कि ये ज्यादा ब्लड सप्लाई कहाँ से देगा? ज्यादा ब्लड थोड़ी ना बन रहा है, वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम की थोड़ी ब्लड सप्लाई उठा करके आपके इंजर्ड एरिया या आपके इन्फेक्टेड एरिया में पहुंचाएगा. तो जब ब्लड सप्लाई आपके डाइजेस्टिव सिस्टम की डिक्रीज होगी तो उसका डाइजेशन भी डिक्रीज हो जाएगा और आपको भूख भी कम लगेगी. इस वजह से लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाती है. तो जब लॉस ऑफ एपेटाइट हो गई तो क्या हो गया? वेट लूज हो गया. अपर एब्डोमिनल पेन होगा. क्यों? क्योंकि अगर देखा जाए तो आपकी जो लिवर की लोकेशन है वो आपके स्टमक के ऊपर वाले हिस्से से ज्यादा क्लोज है एज कंपेयर टू नीचे वाला पार्ट. यहाँ पे देख लो, ये आपका लिवर है और ये अबव पोर्शन ऑफ द स्टमक यानी फंडस एरिया से ज्यादा क्लोज है. इस वजह से अपर एब्डोमिनल पेन होगा. साथ ही साथ पेन हो इसलिए भी होगा जब कैंसर सेल आपके ब्लड सप्लाई को दबाने लगते हैं और ब्लड सप्लाई दबने लगती है तो उस एरिया में आपको पेन होने लगता है. अगर यहाँ पे कैंसर हुआ है तो वो यहाँ की ब्लड सप्लाई को कंप्रेस करेगा, साथ ही साथ आपके एब्डोमेन की ब्लड सप्लाई को भी कंप्रेस करेगा, जिसकी वजह से आपको पेन फील होगा. नोजिया वॉमिटिंग का मैंने आपको बता दिया क्यों होगा. जनरल वीकनेस इसलिए आएगी, फैटिगनेस क्यों होगी? क्योंकि आप खा नहीं पा रहे हो, आपके अंदर पेन भी आपको हो रहा है, आप एडजस्ट नहीं कर पा रहे हो.
तो जब आप अच्छे से डाइट नहीं लोगे तो आपको फैटिग एंड वीकनेस फील होगा। एब्डोमिनल स्वेलिंग इसलिए आ जाएगी क्योंकि देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर कैंसर यहाँ वाले एरिया में डेवलप हुआ है तो वो आपके स्टमक के हेल्दी सेल्स को भी क्या करेगा, इन्फेक्टेड करेगा, आपके हेल्दी सेल्स को भी इंजर्ड करेगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले वाली वीडियो में बताया है कि कैंसर सेल्स हेल्दी सेल्स की ब्लड सप्लाई को ले लेते हैं, क्योंकि वो बहुत जल्दी ग्रो कर रहे होते हैं, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड सप्लाई चाहिए होती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड सप्लाई वो कहाँ से लाएंगे? वो आसपास के टिश्यूज या आसपास के सेल्स की ब्लड सप्लाई खींच लेते हैं और वो अपने आप को बढ़ा लेते हैं। ठीक है, तो जब अगर कैंसर यहाँ पे हुआ तो वो आपके एब्डोमेन की ब्लड सप्लाई को क्या करेगा, ले लेगा और वो अपने आप को स्प्रेड करेगा, जिसकी वजह से एब्डोमिनल स्वेलिंग देखने को मिलेगी। येलोइश डिस्कलरेशन ऑफ योर स्किन एंड दी whitish of your eyes, whitish area of the eyes। ठीक है, तो येलोइश डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन कब होती है? जब हमें जॉइंटिस होता है। जॉइंटिस यहाँ पे क्यों हो रहा है? क्योंकि आपका लिवर जो है वो क्या कर रहा है, एबनॉर्मल कंट्रोल ऑफ द बाइल कर रहा है, बाइल को ठीक से कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। होता क्या है कि बाइल प्रोड्यूस होता है लीवर के थ्रू एंड गॉल ब्लैडर उसको अपने अंदर स्टोर करके रखता है। बॉडी को जितना बिलिरुबिन चाहिए होता है वो उतना रिलीज करता रहता है। यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर गॉल ब्लैडर में कैंसर है तो वो बाइल को नहीं स्टोर कर पाएगा, या गॉल ब्लैडर के आसपास कैंसर हुआ है तो भी वो बाइल को स्टोर नहीं कर पाएगा और बाइल अननेसेसरी आपके ब्लड में जा करके आपको जॉइंटिस कर देगा और आपके आईज से जॉइंटिस पता चल जाएगा। साथ ही साथ ये एक और केस हो सकता है कि वाइट स्टूल आपको देखने को मिल सकता है। ये कब होगा? जब लिवर के अंदर बाइल प्रोड्यूस होना कम हो जाएगा। मतलब दोनों केस हो सकते हैं। अगर गॉल ब्लैडर में कैंसर हो गया तो बाइल स्टोर नहीं कर पाएगा और बाइल ज्यादा से ज्यादा ब्लड में चला जाएगा तो आपको जॉइंटिस हो जाएगा। अगर लिवर के अंदर बहुत ज्यादा कैंसर हो गया तो वो बाइल ठीक से प्रोड्यूस ही नहीं होगा, तो आपका स्टूल कैसा होगा? आपका स्टूल येलो कलर का क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर बाइल का वो होता है, इफेक्ट होता है, और जब बाइल प्रोड्यूस ही नहीं होगा तो आपका स्टूल कुछ इस तरह से वाइटिश देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। सबसे पहले हमें एज ऑलवेज हिस्ट्री कलेक्शन करना है। हिस्ट्री कलेक्शन में हमें पूछना है रिगार्डिंग फैमिली हिस्ट्री कि क्या उनकी फैमिली में किसी को लिवर कैंसर था, क्योंकि फैमिली हिस्ट्री की वजह से उनको भी कैंसर हो सकता है। सेम जीन आपके अंदर भी आए हैं तो आपके पेरेंट्स के या उनके एंसेस्टर्स के जीन लीवर कैंसर को रोकने के लिए वीक थे और सेम जीन आपके अंदर भी आए और आगे चल के आपका भी वही लिवर कैंसर आपको हो गया। इसके अलावा लिवर इन्फेक्शन की हिस्ट्री आपको लेनी है, लिवर सिरोसिस की हिस्ट्री आपको लेनी है, साथ ही साथ हेपेटाइटिस की हिस्ट्री आपको लेनी है। क्यों? क्योंकि मोस्ट ऑफ द कैंसर यानी कि 90% लिवर कैंसर क्यों हो रहा है? सेकेंडरी टू द इन्फेक्शन हो रहा है। मतलब लिवर में कोई इन्फेक्शन हुआ और वो इन्फेक्शन ठीक नहीं हो पाया, बार बार होता गया और उसने क्या किया, अपने आप को कैंसर सेल्स में कन्वर्ट कर दिया। कैसे कन्वर्ट कर दिया, क्यों कन्वर्ट कर दिया, वो मैं आपको पिछले वीडियो की पैथोफिजियोलॉजी में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, तो प्लीज उसको आप पहले देख लेना। हिस्ट्री ऑफ टोबैको यूज या स्मोकिंग, अल्कोहल यूज आप पूछोगे। क्यों? क्योंकि इन तीनों के अंदर कैंसरोजेंस होते हैं, मैं आपको बता चुकी हूँ पहले भी। तो कैंसरोजेंस की वजह से लिवर कैंसर हो सकता है। ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री आपको पूछना है, जैसा कि क्या वो कोई किसी कॉर्न या पीनट के खेत में एग्रीकल्चर का काम करते हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि कॉर्न और पीनट यानी कि मूंगफली में कुछ फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, कुछ फंगस लग जाते हैं, जिसकी वजह से अगर आपने वो इन्फेक्टेड कॉर्न या आपने मूंगफली खा ली है तो वो फंगल इन्फेक्शन आपके सीधे अंदर जाकर के लीवर पे अटैक करता है और लीवर क्या हो जाता है, इन्फेक्टेड हो जाता है। तो ये सारी चीजें आपको हिस्ट्री कलेक्शन में उनसे पूछनी है। इसके अलावा हेड फिजिकल एग्जामिनेशन हम स्टार्ट करेंगे, उसमें आपको हेड टू टू एग्जामिनेशन करना है। बट बिफोर हेड टू टू एग्जामिनेशन आपको क्या करना है, वाइटल साइंस चेक करना है। तो वाइटल साइंस में आप टेम्परेचर आपको हाई मिलेगा। क्यों? क्योंकि अंदर इन्फेक्शन में भी हुआ है। पल्स भी आपको इंक्रीज मिलेगी बिकॉज टेम्परेचर हाई है। रेस्पिरेशन में डिस्टर्बेंस तब आएगी जब लिवर कैंसर जो है वो लंग्स के अंदर चला जाएगा, यानी कि मेटास्टेसिस हो जाएगा।
इसके साथ साथ बीपी तब आपका इंक्रीज होगा जब आपका लिवर कैंसर किडनी के अंदर भी चला जाएगा और किडनी सोडियम को यूरिन के थ्रू बाहर नहीं निकाल पाएगी और सोडियम अंदर बढ़ता चला जाएगा और आपका बीपी भी बढ़ जाएगा। तो कंडीशन अप्लाई है कि वाइटल साइंस कब किस टाइम पे चेंजेस आ रहे हैं। देन हेड टू टू एग्जामिनेशन की अगर बात करें तो हेड से अगर आप स्टार्ट करो तो पेशेंट बहुत ही आपको कंफ्यूज मिलेगा। फेस में आप देखोगे कि पेशेंट बहुत एंजाइटी पेशेंट को होगी, बहुत डर लगेगा, पेशेंट को डलनेस लगेगी, पेशेंट का फेस येलो देखने को मिल सकता है, आईज भी येलो देखने को मिल सकती हैं अगर उसे जॉइंटिस हुआ है। पेल देखने को तब मिलेगा जब उसका बिलिरुबिन कम होगा। देन इसके बाद एब्डोमेन में आ जाओ तो एब्डोमेन में उनको पेन देखने को मिलेगा, वो बताएंगे कि अपर एब्डोमेन में उनको पेन हो रहा है। साथ ही साथ उनको नोजिया वॉमिटिंग फील होता है, उनको भूख नहीं लगती है एंड उनको वीकनेस बहुत ज्यादा लग रही है। एब्डोमिनल स्वेलिंग भी में भी देखने को मिल जाए। देन स्टूल, अगर जेनाइटल एरिया में अगर हम आ जाएं तो स्टूल आपको वो बताएंगे कि उनको वाइट कलर का स्टूल पास होता है। और लेग्स में उनको स्वेलिंग तब देखने को मिलेगी जब आपकी किडनी में कोई अफेक्शन होगा या आपकी किडनी अफेक्टेड हो जाएगी। ठीक है, तो हेड टू टू एग्जामिनेशन में आप ये सारे साइन एंड सिम्टम्स देख सकते हो। देन आ जाते हैं ब्लड टेस्ट। सो ब्लड टेस्ट में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? अल्फा फीटोप्रोटीन। AFP का फुल फॉर्म है अल्फा फीटोप्रोटीन। ये एक तरह का प्रोटीन है जो कि कब इंक्रीज होता है? जब आपको कैंसर होता है। ठीक, तो इट इज अ टाइप ऑफ प्रोटीन इंक्रीजेस व्हेन यू आर हैविंग कैंसर। एट दिस टाइम अल्फा फीटोप्रोटीन आपको 10 नैनोग्राम पर ml से 20 नैनोग्राम पर ml से ज्यादा देखने को मिलेगा। नॉर्मल एक्चुअली कितना होता है यहाँ पे आप नोट कर सकते हो, मैं आपको बता देती हूँ। 10, ये है आपका नॉर्मल। 10 नैनोग्राम पर ml से 20 नैनोग्राम पर ml आपका नॉर्मल है। और जब आपको कैंसर हो जाएगा तो उस टाइम पे मोर देन 400 नैनोग्राम पर ml प्रोटीन देखने को मिलेगा जो कि कैंसर सेल्स को बढ़ाने का काम करता है। कंप्लीट ब्लड काउंट आप चेक करोगे CBC में, आपका HB वगैरह सब कुछ पता चल जाएगा कि आप एनीमिक तो नहीं हो रहे हो। क्यों? क्योंकि जब आप कुछ खाओगे नहीं, आप वीक हो, नोजिया वॉमिटिंग हो रहा है, तो हो सकता है कि आप एनीमिक भी हो गए हो। लीवर फंक्शन टेस्ट में पता चल जाएगा LFT में, साथ ही साथ इसमें LFT आ जाएगा। LFT में पता चल जाएगा कि आपका लीवर नॉर्मल फंक्शन कर रहा है कि स्लो फंक्शन कर रहा है। नेक्स्ट है आपका सिरोसिस टेस्ट। तो सिरोसिस टेस्ट आपका तब कंफर्म होगा जब आपके अंदर सेल्स की जो कैपेबिलिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी। तो हम सिरोसिस टेस्ट में पता कर सकते हैं कि सेल्स, लिवर सेल्स की जो कैपेबिलिटी है वर्क करने की या फंक्शन करने की, तो वो डिक्रीज हुई है या नहीं। इसके अलावा USG यानी कि अल्ट्रासोनोग्राफी आप कराओगे जिसमें आपको एबनॉर्मल मास देखने को इस तरह से मिल सकता है। जब आप एबनॉर्मल मास देख लोगे तब आप फर्दर टेस्ट कराओगे, जैसे कि CT स्कैन और MRI हो गया। CT स्कैन और MRI क्लियर विजन आपको देगा और आपको पता चल जाएगा कि हाँ, CT स्कैन बताएगा कि कैंसर कितना ब्रॉड, कितना एरिया में स्प्रेड हुआ है, और MRI आपको बताएगा कि कैंसर कितना डीप स्प्रेड हो चुका है, यानी कि कितने टिश्यू के लेयर को वो कवर कर चुका है। चेस्ट एक्सरे आप तब कराएंगे जब आपको लगेगा कि कैंसर मेटास्टेसिस है, यानी फैलने वाला कैंसर है, और लंग में कैंसर तो नहीं हुआ है, इस वजह से आप चेस्ट एक्सरे करा लोगे। इतना कंफर्म करने के बाद फिर आप बायोप्सी कराओगे, यानी कि आप वो कैंसर सेल्स को ले लोगे, कट करोगे थोड़ा सा और उसको लैब में सेंड कर दोगे। इससे ये पता चलेगा कि ये कैंसर सेल्स किस टाइप के हैं, बिनाइन या मैलिग्नेंट। नेक्स्ट है आपका PET, दैट इज पोजिट्रॉन एमिशन टोनोग्राफी। पोजिट्रॉन एमिशन टोनोग्राफी ओवरऑल आपकी बॉडी का होता है। इसमें आपको हर ऑर्गन का पता चलता है कि किस ऑर्गन में कैंसर सेल्स फैल गए हैं। तो कुछ इस तरह से इमेज देखने को मिलेगी। यहाँ पे देख लो, इस इमेज में पता चलेगा कि कैंसर सेल्स कहाँ कहाँ पे फैल गए हैं। जैसे कि आप ये येलो कलर के स्पॉट देख रहे हो, यही कैंसर सेल्स है। इस तरह के स्पॉट अगर बॉडी में कहीं भी देखने को मिले तो आप समझ जाओ कि ये कैंसर सेल्स है। देन एंजियोग्राम। एंजियोग्राम मीन्स होता है ब्लड वेसल्स का विजुअलाइजेशन। तो लिवर कैंसर में लिवर के अंदर उसकी ब्लड सप्लाई में तो कैंसर नहीं चला गया है, ये पता करने के लिए आपको क्या करना है? एंजियोग्राम करना है। ये थे आपके सारे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। नेक्स्ट है आपका मैनेजमेंट।
कीमोथेरेपी से स्टार्ट करेंगे जो कि हमारी ड्रग थेरेपी है। कीमोथेरेपी में आपका एथेनॉल आ जाता है। ये एक तरह का इंजेक्शन है जो कि डायरेक्ट कैंसर सेल्स को बर्न करने का काम करता है, जला देने का काम करता है, ठीक है? तो इस तरह से आपके कैंसर सेल्स या ट्यूमर किल हो जाते हैं। तो ये डायरेक्ट इंजेक्शन दिया जाता है आपके लिवर के अंदर और लोकेशन के अंदर जहां पर भी कैंसर हुआ है। नेक्स्ट है आपका जेमसिटाबिन। जेमसिटाबिन आईवी इन्फ्यूजन में दिया जाता है। इसका मेन काम क्या है कि आपके डीएनए को, कैंसर सेल्स के डीएनए को रोकता है, ठीक है? कैंसर सेल्स के डीएनए की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को रोकता है, स्लो ग्रोथ कराता है कैंसर सेल्स की। तो जब डीएनए जो कि हमारा एक जेनेटिक मटेरियल है जिसके थ्रू एक सेल दूसरे सेल को बनाता है, दूसरा सेल तीसरे सेल को बनाता है, तो जब वो जेनेटिक मटेरियल ही स्लो हो जाएगा तो कैंसर सेल्स का डिवीजन कम हो जाएगा। देन ऑक्सालिप्लैटिन, ये भी एक तरह का कह सकते हैं एंटी कैंसर ड्रग है। इसका काम क्या है कि ये काफी स्ट्रांग होता है। ये डायरेक्ट कैंसर सेल्स को डैमेज करने का काम करता है। नेक्स्ट है सिस्प्लैटिन। ये भी ऑक्सीप्लैटिन का ही एक कह सकते हैं कि क्लास का होता है और सेम काम इसका भी है कि डैमेज करता है कैंसर सेल्स के डीएनए को। इसके अलावा कैपेसिटाबिन। कैपेसिटाबिन क्या कर रहा है कि ये डैमेज तो नहीं कर पा रहा है लेकिन कैंसर सेल्स के जो डीएनए है, जो जेनेटिक मटेरियल है, उसके फंक्शन को स्लो कर रहा है। तो कैंसर सेल्स अपने आप ही स्लो ग्रो करेंगे और स्लो उनका डिवीजन होगा। इसके अलावा 5-फ्लूरायूरेसिल जो कि बहुत इफेक्टिव और अच्छी ड्रग मानी जाती है। इसका मेन काम क्या है कि ये कैंसर सेल्स को मेच्योर होने से ही रोक देता है। ये मेच्योर ही नहीं होने देता है। मान लीजिए कोई कैंसर सेल बन गया दूसरा, तो अब उस कैंसर सेल्स को मेच्योर होना है, ठीक? तो मेच्योर डीएनए होने से रोकता है। तो जब कैंसर सेल्स मेच्योर नहीं होंगे तो वो अगला कैंसर सेल बनाएंगे ही नहीं। इस तरह से आपकी कीमोथेरेपीज वर्क करती हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं इम्यूनोथेरेपी। इम्यूनोथेरेपी सिंपल सी चीज है, आपको इससे पता ही चल रहा होगा कि इम्यूनोथेरेपी इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने का काम करती है। आपके इम्यून सिस्टम आपकी बॉडी के अंदर होता है, वो डिफरेंट टाइप के WBCs को बनाने का काम करता है। तो ये वाइट ब्लड सेल क्या करते हैं, आपके बॉडी को स्ट्रॉन्ग कराने का काम करते हैं और डिफरेंट टाइप के इन्फेक्शन को रोकने का भी काम करते हैं। ऑब्वियसली जब कैंसर सेल्स से लड़ते आपका इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा तो आपको क्या करना है, इम्यूनोथेरेपी लेनी है। तो पेम्ब्रोलिजुमाब नाम की एक ये देखिए ड्रग है। इसका काम क्या है कि आपके टी सेल्स को स्ट्रेंथन करती है, यानी कि आपके टी सेल्स की स्ट्रेंथ को बढ़ाती है। टी सेल्स आपके WBC के एक टाइप ऑफ सेल्स होते हैं जो कि आपने सुना होगा आपके लिम्फेटिक सिस्टम में प्रोड्यूस होते हैं। नेक्स्ट है निवोलुमाब। ये भी एक तरह की आपकी इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने वाली एक ड्रग है। ये क्या कर रही है, ओवरऑल इम्यून सिस्टम को, यानी कि पूरी बॉडी के इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने का काम करती है। नेक्स्ट आ जाते हैं रेडियोथेरेपी। रेडियोथेरेपी स्टीरियोटैटिक थेरेपी होती है। ये एक तरह की न्यू थेरेपी है। ऐसे तो हमारे पास बहुत सारी रेडियोथेरेपी हैं, जैसे कि एक्स्ट्रा बीन रेडिएशन थेरेपी, इंट्रा बीन रेडिएशन थेरेपी, है ना? बहुत सारी ब्रैकी थेरेपी, बहुत सारी थेरेपीज होती हैं। ये भी उसमें से एक ही है। इसका मेन टारगेट क्या है कि ये 3D इफेक्ट देती है। मतलब जहां पर कैंसर हुआ है, मेन फोकस और बहुत ज्यादा फोकस उस चीज पे कराती है, देन उसी एरिया में अपनी बीन को प्रोड्यूस करके भेजती है और कैंसर सेल्स उस टाइम पे आपके श्रिंक होते हैं और डिस्ट्रॉय होते हैं। पहले छोटे होते हैं, सिकुड़ते हैं, देन वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो ये बहुत अच्छी थेरेपी है और ये ज्यादा से ज्यादा कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय करने में काम करती है। साथ ही साथ इसका एक बेनिफिट क्या है कि ये आसपास के हेल्दी सेल्स को डिस्ट्रॉय कम से कम करती है, क्योंकि बाकी थेरेपीज भी डिस्ट्रॉय करती हैं लेकिन आसपास के हेल्दी सेल्स भी उसमें डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। 3D इफेक्ट का मतलब ही यही है कि सिर्फ ये मेन फोकस उसी एरिया पे करेगी जहां पे कैंसर सेल हो चुके हैं। कुछ डेज या कुछ वीक के लिए हम इसे यूज करते हैं। इट इज डिपेंड ऑन द स्प्रेडिंग ऑफ द कैंसर। नेक्स्ट है आपकी डाइटरी मैनेजमेंट, यानी कि न्यूट्रिशनल थेरेपी। न्यूट्रिशन थेरेपी में आपको वो सारी चीजें लेनी है जो कि आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करे, जो कि आपके ब्लड को बनाने का काम करे, जैसे फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए। होल ग्रेन्स में प्रोटीन होता है, सोया फूड में भी प्रोटीन होता है जो कि आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने का, नट्स में भी
काम करता है, ठीक है। प्लांट फैट्स हो गए, जैसे कि ये सारी चीजें हो गई, ये सब आपकी बॉडी को हेल्दी बनाने का, आपकी फैटिक और वीकनेस को दूर करने का काम करते हैं। मैग्नीज, विटामिन ए और विटामिन ई, ये तीनों स्पेशली लीवर के फंक्शन के कैपेबिलिटी को इंक्रीज कराने का काम करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट में लोबेक्टमी हम मेनली फोकस करते हैं, क्योंकि कुछ लोब निकाल देते हैं। 90% आपका लिवर जो है जल्द से जल्द रिकवर कर देता है। 90% केसेस में लिवर आपका जल्द से जल्द अपने आप को रिकवर कर लेता है। अगर आपका 50% लिवर भी खराब हो चुका है तो भी वो रिकवर करने की कैपेबिलिटी रखता है, ठीक है। तो लोबेक्टमी मीन्स होता है कि लिवर के पास कितने लोब हैं, 2 आगे हैं और 2 पीछे हैं, ठीक है। किसी लोब को, पर्टिकुलर लोब को कट करके बाहर निकालने को लोबेक्टमी बोलते हैं। ओके, तो इसमें देख लेते हैं राइट हेपेटेक्टमी। राइट साइड में जो राइट लोब है आपका, हमारे पास कितने लोब हैं, ये वाला राइट लोब है, ये वाला लेफ्ट लोब है, ठीक है। राइट हेपेटेक्टमी में क्या हो रहा है कि राइट साइड के लोब को हम कट कर रहे हैं, यानी कि 50% हमने लिवर को कट कर दिया। लेफ्ट हेपेटेक्टमी मीन्स होता है कि लेफ्ट साइड के लोब को हमने कट कर दिया। एक्सटेंडेड राइट हेपेटेक्टमी मीन्स होता है कि हमने बस थोड़ा सा एरिया बचाया और बाकी पूरा कट करके बाहर निकाल दिया। लेफ्ट लोबेक्टमी मीन्स होता है कि सिर्फ लेफ्ट वाले लोब को कट करके बाहर निकाल दिया। लेफ्ट हेपेटेक्टमी मीन्स क्या है कि आधा हेपेटिक निकाल दिया है हमने। राइट हेपेटेक्टमी मीन्स राइट साइड का आधा हेपेटिक हमने निकाल दिया है। अगर लोबेक्टमी की बात करें, सिर्फ लोब हम बाहर निकाल रहे हैं। एंड लेफ्ट ट्राइसेग्मेक्टमी मीन्स होता है कि 3 सेगमेंट को हमने बाहर निकाला और एक छोटा सा एरिया पीछे की तरफ छोड़ दिया, ठीक। तो इस वाले केस में हमें लिवर ट्रांसप्लांटेशन करना पड़ता है। मतलब मान लो आपका सिर्फ इतना लिवर बचा है, बाकी पूरा निकाल दिया गया है, तो हमें एक लिवर का डोनर चाहिए होगा और उसका इतना लिवर हमें, एटलीस्ट इतना लिवर हमें 50% लिवर कट करके लेना पड़ेगा और वो आपके लिवर में अटैच करना पड़ेगा। तब आपका 50% लिवर सही रहेगा और 50% वो बाद में अपने आप को रिकवर कर लेगा। तो इस तरह से काम चलता है। नेक्स्ट है आपका क्रायो सर्जरी। क्रायो मीन्स होता है कूल या कोल्ड, ठीक। इसमें हम क्या करते हैं कि इतना ज्यादा जमा देते हैं कैंसर सेल्स को, इतना ज्यादा जमा देते, कितने डिग्री पे, 196 डिग्री पे हम कैंसर सेल्स को नाइट्रोजन लिक्विड के थ्रू जमा देते हैं। और इसके जमाने की वजह से क्या होता है कि कैंसर सेल्स के डीएनए डैमेज हो जाते हैं और डैमेज होने के बाद कैंसर सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो यहाँ पे देख लो, लोबेक्टमी क्या हो रहा है, सर्जिकल रिसेक्शन है, कट करके पार्ट को बाहर निकाला है, किसके, लिवर के। 90% केसेस में ये सक्सेसफुल माना गया है। नेक्स्ट आ जाते हैं लिवर ट्रांसप्लांटेशन। तो लिवर जब हमने कट करके बाहर निकाल दिया, अब अगर ज्यादा कट करके बाहर निकाल दिया तो उस टाइम पे हमें लिवर ट्रांसप्लांटेशन की नीड पड़ेगी। जैसे कि मैंने आपको कंडीशन बता दी, पूरा लिवर बाहर निकालेंगे तो भी लिवर ट्रांसप्लांटेशन की नीड पड़ेगी। 50% से ज्यादा लिवर को बाहर निकाल रहे हैं तो भी लिवर ट्रांसप्लांटेशन की नीड पड़ रही है। तो क्या कर रहे हैं, सिर्फ आधा ही लिवर डोनर का चाहिए होता है, क्योंकि लिवर तो एक ही है ना आपकी बॉडी में। अगर डोनर अपना पूरा लिवर दे देगा तो वो तो मर जाएगा, ठीक। तो वो आधा लिवर हम उससे ले लेते हैं। सो 80 से 90% पीपल अभी तक सर्वाइव कर चुके हैं लिवर ट्रांसप्लांटेशन की वजह से। नेक्स्ट आ जाते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट में हमें पेशेंट को रेस्ट और स्लीप के लिए बहुत ज़्यादा उसको इन्फ्लुएंस करना है कि उसे रेस्ट और स्लीप लेनी पड़ेगी, क्योंकि रेस्ट और स्लीप की वजह से हमारे हेल्दी सेल्स को टाइम मिलता है, मौका मिलता है जल्द से जल्द रिकवर करने का। बेनिफिट बताना है, डाइट प्लान, चाहे वो उसे अच्छा लगे चाहे ना लगे, लेकिन डाइट प्लान उसे फॉलो करना है। जैसे सूप हो गया, वेजिटेबल सूप हो गया, फ्रूट जूस हो गया, है ना, दाल का पानी हो गया, ये सारी चीजें लिक्विड डाइट पे पेशेंट को रखना है आफ्टर सर्जरी। ब्लीडिंग के लिए असेस करना है कि सर्जरी साइट में से कहीं ब्लीडिंग तो नहीं आ रही है। ब्लीडिंग आने का मतलब ही यही है कि पेशेंट को इन्फेक्शन हो गया है। साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना है, क्योंकि पेशेंट बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुका है चीज़ों को लेकर के या सिम्टम्स को हैंडल करते करते। तो पेशेंट को एक्सप्लेन करना है कि ही विल बी फाइन एज अर्ली एज ही कैन। अगर वो टेंशन नहीं लेगा तो वो जल्द से जल्द अपने आप को रिकवर कर पाएगा, क्योंकि स्ट्रेस हार्मोन क्या करता है कि आपके इम्यून सिस्टम को वीक करने का काम करता है।
पेन मैनेजमेंट करना है, अगर पेशेंट को पेन हो रहा है तो आप पेन किलर दे सकते हो। सेफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है, क्यों? क्योंकि उसके जो सर्जरी हुई है उसमें इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए बिकॉज ऑफ द अनहाइजीनिक प्रैक्टिस। मेंटेन इनपुट आउटपुट चार्ट मेंटेन करके रखना है, जिससे आपको पता चल सके कि आप उसके अंदर का जो फंक्शन है बॉडी का वो सही चल रहा है कि नहीं। एजुकेट करना है इंपॉर्टेंस ऑफ द ट्रीटमेंट, टाइमली उसको दवा लेनी है। उसको ठीक होने के बाद फॉलो अप एक्सप्लेन करना है कि जितनी बार भी डॉक्टर ने आपको बुलाया है आप उतनी बार आओ, डॉक्टर से मिलो, जो भी आपके ट्रीटमेंट में चेंजेस होने हैं वो करो और टाइमली मेडिसिन खाओ। नेक्स्ट आ जाते हैं प्रिवेंटिव मेजर्स। तो प्रिवेंशन वो सारी चीज़ों से करना है जो कि लीवर कैंसर कर सकती हैं। फॉर एग्जांपल अल्कोहल नहीं लेनी है, स्मोकिंग नहीं करनी है, टोबैको नहीं लेनी है, हेल्दी डाइट लेनी है, अर्ली डिटेक्शन पे ज़्यादा फोकस करना है। जैसे हर 6 मंथ में पेशेंट अपना होल बॉडी चेकअप करा ले, और स्पेशली वो पेशेंट जिनकी फैमिली हिस्ट्री लीवर कैंसर की है। इसके साथ साथ वेट मैनेज करके चलना है, साथ ही साथ एक्सरसाइज टाइमली करनी है। डाइट अगर अच्छी लोगे तो इम्यून सिस्टम भी आपका अच्छा रहेगा। गेट वैक्सीनेटेड, हेपेटाइटिस की वैक्सीनेशन पेशेंट को बोलना है कि लगवा लें। प्रॉपर ट्रीटमेंट कराते रहना है अगर कोई इन्फेक्शन हुआ है तो। अगर अवॉइड करेंगे, मेडिसिन कम खाएंगे तो वो ट्रीटमेंट बेकार चला जाएगा और बार बार रिकरेंट इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। प्रिवेंशन पे अगर ध्यान नहीं दोगे तो इस तरह से प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। फॉर एग्जांपल लिवर आपका फेल हो सकता है अगर रिकरेंट इन्फेक्शन उसमें होता गया। सीवियर जॉइंटिस हो सकता है। असाइटिस यानी कि पेट में पानी भर सकता है। पेट में पानी इसलिए हो सकता है क्यों? क्योंकि एल्ब्यूमिन क्या करता है जो कि लीवर से निकलता है, वो आपके ब्लड वेसल्स को कंट्रोल करके रखता है कि जितना भी ब्लड है, जितना भी वाटर है, जहाँ-जहाँ आपकी बॉडी में वाटर है वहाँ-वहाँ वाटर रहे, किसी अननेसेसरी जगह पे ना जाए। जहाँ-जहाँ ब्लड है वो ब्लड किसी अननेसेसरी जगह पे ना जाए, जहाँ उसको रहना है वहाँ रहे। ठीक है? एल्ब्यूमिन ये काम करता है, एक तरह का प्रोटीन होता है। ठीक? तो जब लिवर में प्रॉब्लम आएगी तो एल्ब्यूमिन डिक्रीज हो जाएगा और आपके पेट में इस तरह से स्टमक में अननेसेसरी फ्लूइड भर जाएगा। हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी, जब बहुत ज़्यादा जॉइंटिस बढ़ जाएगा, बिलिरुबिन बढ़ता चला जाएगा तो वो आपके ब्रेन में चला जाएगा, और ब्रेन में अगर बिलिरुबिन चला गया तो आपका ब्रेन डिसफंक्शन करने लगेगा, आप साइकियाट्रिक प्रॉब्लम आपको आने लगेगी। नेक्स्ट है आपका मैलिग्नेंसी एंड डेथ। अगर कैंसर सेल्स को नहीं रोका गया तो वो आसपास के ऑर्गन में फैल जाएगा, आपकी ब्लड सप्लाई में चला गया तो आपको पूरी होल बॉडी में कैंसर हो जाएगा एंड जिसकी वजह से आपको डेथ हो जाएगी। सो दिस इज ऑल अबाउट द लिवर कैंसर। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज आस्क मी इन कमेंट बॉक्स। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, कंटेंट अच्छा लगता है, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है, कुछ भी अच्छा लगता है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड सबको शेयर कीजिए जिससे कि आपके सारे फ्रेंड्स पास हो जाए। सो टिल देन बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।